तो बच्चों इसी के साथ आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है इससे पहले वाली एक्सरसाइज आप मुकम्मल कर चुके होंगे, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर निकालेंगे 4 और 5 के दरमियान। ठीक हो गया। फिर वो जो रैशनल नंबर आएगा ना, वो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 4 और 5 के दरमियान वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर अब वो रैशनल नंबर और उससे पहले वाला नंबर यानी 4 और वो रैशनल नंबर, फिर उसको डिवाइड करेंगे, एक और रैशनल नंबर निकाल लेंगे। इसको आसानी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। तो 4 फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या होगा, आप क्या करोगे, 4 को 5 पे प्लस कर दोगे और क्या करोगे, बिटवीन है ना, इन बिटवीन है तो 2 पे डिवाइड कर लोगे। तो 4 में 5 प्लस करो बच्चों, कितना होता है 9, 9/2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, 9/2। ठीक हो गया। इसी के साथ सेकंड रैशनल नंबर की तरफ चलते हैं। तो फॉर सेकंड रैशनल नंबर, अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, 4 और ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, इनको आपस में प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। देखना, 4 सेकंड रैशनल नंबर, क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है 4, और जो इनके दरमियान अभी रैशनल नंबर आया वो क्या आया 9/2। तो 4 और 9/2 को प्लस करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे किस पे, 2 पे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। अब पता है ना, डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो इधर भी डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। तो इधर डिनोमिनेटर में 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ऊपर भी 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया बच्चों, 4 2 8, 8/2 प्लस 9/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। अब इनको आपस में प्लस कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 नीचे आ गया, 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। 8 में 9 प्लस किए कितना आ गया 17, तो 17/2 डिवाइडेड बाई 2। तो पता ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो इसी के साथ हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर क्या आ गया 17/4। तो यहां पे लिख देता हूं, सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 17/4। तो 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने निकाल लिए। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया 9/2 और सेकंड रैशनल नंबर क्या आ गया बच्चों 17/4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये याद है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जब हमने किया था तो उसमें भी हमने इस तरह का पार्ट सोल्व किया था। तो ये तकरीबन सेम उसी से रिलेटेड मिलता जुलता पार्ट है। ठीक हो गया। तो पहले एक क्वेश्चन का एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अंडर रूट x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20। ठीक हो गया। तो अंडर रूट को पता है ना कि 1 ओवर की फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं, x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइड बाय z की पावर 20 इंटू 1/5। अब पता है ना, पावर सबके साथ सेपरेट हो जाती है, तो x की पावर 15 के साथ 1/5 सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y की पावर 35 के साथ भी 1/5 अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओवर z की पावर 20 के साथ भी 1/5 सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 15। पता है ना कि पावर्स को इस तरह हम कटिंग कर सकते हैं। 5 1 5, 5 7 35 और 5 1 5, 5 4 20। ठीक हो गया। तो x की पावर 3, y की पावर कितना बच गया 7 बच गया, ओवर z की पावर 4 बच गया। तो बच्चों क्या ये मजीद सोल्व हो सकता है, मजीद सोल्व नहीं ना हो सकता, तो यही इसी का आंसर बन गया।
तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव पे एक लिंक मिल जाते हैं। आप सिंपली क्वेश्चन को समझो और अपना रिदम कायम रख के बाद में जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे उस लिंक पे जाके क्लिक करें, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली ड्राइव के पास चले जाएंगे, गूगल ड्राइव के अंदर चले जाएंगे और वहां पे आपको हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। तो आप आराम से उस सोल्यूशन को जाके देखें, नोट डाउन करें, नोट्स अपने कंप्लीट करें और सिर्फ यहाँ से समझें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? अंडर रूट की पावर 3, अंडर रूट इंटू 3 मतलब 1/3 है ये, मतलब ये क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट कहते हैं, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट सिंपल अंडर रूट होता है, तो जितनी पावर हो जाएगी वो उतना, तो ये 3 है तो इसका क्यूब रूट इंटू 27 की पावर 2x। तो बच्चों सोल्यूशन में पहले सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं, 27 इंटू 2x, ठीक हो गया। तो पता है ना 27 किसका क्यूब होता है, जरा मुझे बताओ 27 किसका क्यूब होता है? 3 का ना, यहाँ पे चाहे चेक भी कर लो। तो 27 3 9 दा 27 3 3 दा 9 3 1 दा 3, तो 27 किसका क्यूब हो गया? 3 का इंटू 2x, ठीक हो गया। अब 3 अंडर रूट 3, 3 2 6 और साथ में x आ गया। पता ना क्यूब रूट को आप 1/, के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/3 इंटू 3 की पावर 6x, ठीक है ना। अब 3 की पावर 6x को मल्टीप्लाई कर लो 1/3 के साथ, 3 1 दा 3 3 2 6, तो 3 ये साथ में 2 आ गया, 2 1 दा 2 और साथ में ये x जो सिंपली आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि 6 इंटू मतलब 6 मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर n प्लस 2 से, और नीचे डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n तकरीबन मुझे यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, तो इसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n प्लस 2, लिख सकता हूँ ना, ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो मैं ना 3 की पावर n हर जगह से सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकता हूँ ना 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। पता है ना जब पावर्स तब प्लस होते हैं जब बेसिस आपस में सेम होती है, तो पावर्स अगर प्लस हो गया तो बेसिस को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। तो बच्चों ऊपर से 3 की पावर n एज इट इज आ गया, और नीचे जरा मैं ऊपर लिख लूं पहले, और नीचे देखो 3 की पावर n 3 की पावर n कॉमन आ रहा है ना, दरम्यान में माइनस है, तो 3 की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 3 की पावर 1 माइनस, यहाँ पे 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक हो गया। अब 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कटिंग हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 ओवर 3 का 3 की पावर 1 3 माइनस 1 3 1 2 2 1 दा 2 2 3 जा 6 3 मल्टीप्लाई बाय 9 3 9 जा 27। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया और जिसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 27। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो बच्चों क्या कह रहे थे, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 51, फाइंड द इंटीजर। अब 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, जो 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 अप टू सोन। अब देखो पीछे हमने 1.3 में हम करके आए थे सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमने एक x लिया था, एक x प्लस 1 लिया था, एक x प्लस 2 लिया था। तो अब यहाँ पे क्या हमें इश्यू आ रहा है कि अगर हम x प्लस 1 x प्लस 2 है तो इश्यू ये आएगा कि अब देखो अगर ये ऑड है ना, ये ऑड है, तो ऑड में एक नंबर प्लस करोगे वो तो इवन बन जाएगा, इसी तरह ये इवन हो गया। अब इसी तरह ये ऑड है, ऑड में 2 प्लस करोगे वो फिर से ऑड रहेगा, लेकिन ये मसला आएगा ना। अब ये मसले की जगह सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हम कुछ ना डिफरेंट नंबर सपोज करें, यानी ना ऑड इंटीजर में ना इवन नंबर प्लस करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, यानी ऑड में इवन प्लस करो वो ऑटोमेटिकली दोबारा ऑड हो जाता है, लेकिन अगर ऑड में ऑड प्लस कर दो वो इवन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूं, सपोज 3 consecutive odd integers are,
वो कौन कौन से हैं बच्चों? एक x है, एक x+2 है, क्योंकि देखो यही इवन नंबर सबसे पहले आता है ना, और उसके बाद 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है? x+4। तो इनको जब करोगे ना, अब देखना जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यही होगा। तो कंडीशन के मुताबिक x+2 और x+4, x+2 x+4, इन दोनों को जब सम कंसेक्यूटिव करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं तो 51 आता है। तो x कितना आ गया बच्चों? 3x आ गया, प्लस 2 और 4 6 आ गया, 51 आ गया। अब 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा ना। तो 51 माइनस 6, तो 51 में से 6 निकाला तो 45 रह गया। x इज इक्वल टू 45 ओवर 3, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 1 कैरी, 3 5 दा 15। तो ये देखो ये ऑड आ रहा है ना, पहला नंबर ऑड आया। अब अगला चेक करें, सेकंड ऑड इंटीजर, वो क्या था बच्चों? वो था x+2। x की जगह x की वैल्यू लगाओ 15, 15 में 2 प्लस करो 17। देखो इवन नंबर प्लस करने का फायदा हो गया ना कि दोबारा ऑड आंसर आया। अब थर्ड चेक कर ले, थर्ड ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x+4। ठीक है, 15, 15 में 4 प्लस किया बच्चों 19। तो चेक कर लो, साफ हमें यहाँ पे वाजिया नजर आ रहा है कि ऑड इंटीजर्स हैं तीनों। एक 15 है, एक 17 है, एक 19 है। 15 और 17 और 19 को जब आपस में आप प्लस करोगे, 15 इंटू 17, ये कितना आ गया? 32। 32 में 19 प्लस करोगे तो 51। तो दीज आर द रिक्वायर्ड थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ये देखो ये वैसे भी कंसेक्यूटिव है। 15 के बाद अगला जो इंटीजर है जो ऑड है वो 17 ही होता है, और 17 के बाद अगला जो ऑड इंटीजर होता है वो 19 ही होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड 96 एंड प्लेस, मतलब अब्दुल्ला ने 96 बॉल ली और प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, उनको दो अलग बास्केट्स मतलब बास्केट्स में डाल दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह उसने 2 बास्केट्स ली और उसके अंदर 2 अलग बास्केट्स के अंदर बॉल्स को उसने डाल दिया। ठीक हो गया। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स एंड द अदर बकेट। तो हमें पहले वैसे तो हमें पता ही नहीं कि दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जो एक बकेट है ना उसमें दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज्यादा हैं। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स वर देयर इन ईच बकेट। तो बता दो कि ईच बकेट में कितनी बॉल्स हैं। सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि ईच बकेट में बॉल कितनी है। सबसे पहले कह लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज एक्स आ गया। अब दूसरी बकेट में क्या कंडीशन है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉल्स इन सेकंड बकेट में जो बॉल्स हैं वो फर्स्ट बकेट से मतलब उसका प्लस करके 28 ज्यादा है। यानी फर्स्ट बकेट में जितनी बॉल्स हैं वो सेकंड बकेट में उससे 28 बॉल्स ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है बच्चों? इन दोनों का सम कितना है? टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स उसने दे दिया ना, टोटल बॉल्स कितनी है? 96। तो टोटल कंडीशन के मुताबिक इन दोनों को प्लस करो, इसमें से x की वैल्यू निकालो और सेकंड के फर्स्ट के लिए x की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड के लिए x में 28 प्लस कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या कर लेते हैं, x प्लस 28, ये फर्स्ट बकेट की बॉल्स x है और सेकंड बकेट की बॉल्स x प्लस 28 है, दोनों का सम 96 आ गया। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक हो गया। x 2x आ गया प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है, 96 में से 28 माइनस कर लो बच्चों, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। तो 28 में से 96 माइनस करो, क्या कितना आ जाता है? ये 16 में कह लिया 6 और 8 और यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 2 कैरी 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आ गया। तो 68 बॉल्स आ गई और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। 68 डिवाइड बाई 2, 2 1 दा 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो यानी फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं? बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34। और सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स हैं बच्चों? सेकंड
बकेट्स बॉल्स इज इक्वल टू, जो फर्स्ट बकेट है वो x प्लस 28 है, तो x कितना है 34, 34 में बच्चों 28 प्लस कर लो, तो 34 में 28 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 62, तो चेक कर लो 62 प्लस 34 वो कितना आता है, 4 और 2 6, यानी 6 ये आ गया, और 6 और 3 9, तो फर्स्ट बकेट में हमारे पास कितनी बॉल थी 34, और सेकंड बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स आ गई बच्चों 62 आ गए। ठीक हो गया, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा इख्तिताम की तरफ चलता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान ने ना एक बैंक में ना इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट उसने कितने की 3,50,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की, विच पेड अ सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4%, यानी 7 × 1/4% पर एनम, यानी हर साल के हिसाब से उसको वो प्रॉफिट दे रहा था, प्रॉफिट रेट ये है। तो आफ्टर 2 years, लेकिन 2 साल के बाद बैंक ने क्या किया, क्या द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, पहले 7/1/4% उसको वो दे रहा था प्रॉफिट, तो पर ईयर के हिसाब से तो 2 साल इतना उसने प्रॉफिट दिया, अब 2 साल के बाद उसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया 8%। ठीक है, फाइंड द अमाउंट शी गेट हैड एट द एंड ऑफ 7 years, यानी पहले 2 साल उसने 7/4 के परसेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला, बाकी अगले 5 साल, 5 और 2 फिर ही 7 होता है ना, अगले 5 साल उसको 8% के हिसाब से प्रॉफिट मिला। तो याद है हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कंपाउंड प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया था, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला याद है ना हमारे पास, एक आपको फॉर्मूला में पहले याद करवाता हूँ प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट, मैं पहले इसको जरा ग्रीन से लिखता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, याद है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होना है, लेकिन इस फॉर्मूले के दो हिस्से होंगे, पहले पहले 2 years के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आखिरी 5 years के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, और टोटल जितना हमारे पास प्रॉफिट आएगा उन दोनों प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, तो पता चल जाएगा तकरीबन 7 साल बाद सलमा को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक हो गया, तो यानी टोटल उसके कितने पास, उसके पास टोटल जो उसकी ये वैल्यू थी ना, इसमें कितनी वैल्यू टोटल प्लस हो गई है, तो उसके पास जो टोटल वैल्यू आ गई, पहले एक प्रॉफिट निकालेंगे, फिर दूसरा प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू को उन दोनों प्रॉफिट्स के साथ प्लस कर देंगे, और हमारे पास सलमा के पास एट द एंड ऑफ द 7 years जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों के लिए निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट उसको मैं P1 कह देता हूँ, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, बच्चे इसमें कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है ना 3,50,000, यानी जो असल वैल्यू होती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय बैंक रेट क्या दे रहा था 7/1/4, तो 7/1/4 को लिख सकता हूँ ना, मतलब इधर 7/1/4, 1/4 का बच्चों क्या मतलब होता है 0.25, तो 7.25 लिख लिया ना, पता है ना 1/4, 1 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 0.25, यानी ये एक 100% का 0.5 मतलब 25वां हिस्सा है, यानी 4 हिस्से करें 100 के तो 0.25 आता है, तो 7.25%, परसेंटेज की जगह लिखना है परसेंटेज लिख लो, नहीं तो सिर्फ 7.25 लिख लो। टाइम कितना था 2 years डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया बच्चों, अब 2 0 से कैंसिल हो गए, तो P1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 3,500 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, आप इसको कैलकुलेटर पे सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, और कैलकुलेटर पे सिर्फ 7,3,500 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,0750 रुपीज। ठीक हो गया, और इसी तरह आप ये फर्स्ट प्रॉफिट आपके पास आ गया, इसी तरह अभी सेकंड प्रॉफिट निकालते हैं। सेकंड प्रॉफिट बच्चों वो किसके लिए होगा, फॉर लास्ट 5 years, या नेक्स्ट 5 years भी लिख सकते हो या लास्ट 5 years भी लिख सकते हो, तो वो क्या होगा P2, प्रॉफिट P2 होगा। प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों कितनी देगी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 ही रहेगी ना बच्चों, ठीक है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब रेट कितना हो गया, अब रेट 8 हो गया, 8% हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम 5 है ना, मतलब टाइम कितना 5 years है ना, मतलब आखिरी 5 साल के लिए टोटल 7 साल थे, पहले 2 साल के लिए ये निकाल लिया, आखिरी 5 सालों के लिए ये निकाल लिया, डिवाइड बाय 100 आ गया।
ठीक हो गया, 2 0 से चले गए, तो P2 इज इक्वल टू 3500, 8 5 40, तो P2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 0 इकट्ठे आ गए, 0 0 0, और 5 4 20, 0 कैरी 2, और 4 3 12, और 14 13 और 14, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1 4 टेट्रा 0 हमारे पास आ गया, टोटल प्रॉफिट या P2 ही आ गया। तो अब निकाल लें अमाउंट एट एंड ऑफ 7 years, 7 सालों बाद कितनी उसके पास अमाउंट बच गई। तो सबसे पहले तो उसकी जो अमाउंट थी, उसकी अमाउंट क्या थी, 3,50,000 प्लस पहला प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, 50,750, प्लस आखिरी प्रॉफिट कितना हुआ, 1,40,000। ये 5 सालों में, ये 2 सालों में, इसलिए अच्छा खासा इसमें फर्क है, ठीक हो गया। तो अब इन तीनों को प्लस करोगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,40,750, यानी उसके पास पहले इतनी रकम थी, यानी टोटल उसके पास इतनी अमाउंट थी 3,50,000 रुपीज। तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया, और पहले 2 साल के लिए इतना प्रॉफिट मिला, आखिरी 5 सालों के लिए इतना प्रॉफिट मिला, और टोटल प्रॉफिट के बाद उसके बाद 7 years के बाद उसके बाद इतनी, यानी 5,40,750 उसके पास रह गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो ये छोटे छोटे प्रूव्स हैं, तो मैं सोच रहा था ये भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि इफ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, देन वेरीफाई क्या करना है, पहला पार्ट है a into b plus c is equal to ab plus ac। तो ये सिंपल है, लाइक ये देख लो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो ए बी आ जाता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करो ए सी आ जाता है, ये तो सिंपल नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली वैल्यूज के साथ भी उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या बच्चों, क्योंकि अब इक्वालिटी में लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हूँ, तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी लगा दूँ। ए की वैल्यू क्या, 3/2, बी की वैल्यू बच्चों क्या, 5/3, सी की वैल्यू क्या, 7/5। तो यहाँ पे पता है ना कि नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह इधर भी नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो ये मैं कर देता हूँ। तो 3/2 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। ऊपर क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे 3/2 आ गया, ऊपर क्या बच गया, 25/15 प्लस 7/21/15। ठीक है, अब सिंपल एडिशन हो सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो 25 प्लस 21/15, तो कितना आ गया, 25 में 21 प्लस किया 46 आ गया, 32 3/2 46/15। तो 46 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आंसर आएगा, 138, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा, 15/30। तो इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जरा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस मैंने पेज, पहले मैं ना थोड़ी सी छोटी सी लाइन लगा देता हूँ कि ये पता चल जाए कि ये अलहदा है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि मुझे रहे कि मैंने इसके अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक ए बी की वैल्यू बच्चों क्या, पहले लिख लेता हूँ, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या, 3/2, और बी की वैल्यू क्या, 5/3, प्लस ए सी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या, 3/2, और सी की वैल्यू क्या, 7/5। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, 3 5s are 15 over 3 2s are 6 plus 3 7s are 21 over 5 2s are 10। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो सिंपली वैसे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंट है तो चलो एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 6 और 10 का एलसीएम लो जरा, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 3 1 दा 3, और 5 1 दा 5। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 3 दा 6 और 6 5 दा 30। तो 6 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 6 5 दा 30, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई के लिए, 10 के टेबल पे 3 पर मल्टीप्लाई आता है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 15 5s are 75 और 6 5 दा 30।
प्लस 21 थ्री जार 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 और यहाँ पे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया 30 आ गया। तो 75 में 63 प्लस करो तो सिंपल पता चल गया ना, 3 में 5 और 3 8 आ गया और 7 और 6 क्या आ गया 13 आ गया, 138 ओवर नीचे क्या आ गया 30 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और थोड़ा सा ये यहाँ पे डिजाइनिंग भी हो गई और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिजाइनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे कर ही लेनी चाहिए ताकि बाद में हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों इसकी, ए लेफ्ट हैंड साइड इज और यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस बी इंटू सी, ठीक हो गया। ए की वैल्यू बच्चों क्या, ए की वैल्यू है 3/2 प्लस बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू क्या बच्चों 7/5, ठीक हो गया। अब एलसीएम है, एलसीएम सेम करना है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा आप इधर सिंपल सी बात है कि अगर दोनों किसी कॉमन टेबल में ना जा रहे हो तो सिंपल क्या करो, नीचे वाले डिनोमिनेटर को उठा के इसी से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दिया करो। इसी तरह ये वाला डिनोमिनेटर को उठा के इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड। अब क्योंकि ये कॉमन टेबल में किसी में जा रहा था ना इसलिए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, लेकिन ये किसी कॉमन टेबल में नहीं जा रहा था इसलिए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की। अब ये भी किसी कॉमन टेबल में नहीं जा रहा तो सिंपली इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो 7/5, ठीक हो गया। तो 3 3 9 आ गया ओवर 2 3 6 प्लस 5 2 10 ओवर 3 2 6, ठीक हो गया। और 7/5 यहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9 + 10 आ गया यहाँ पे, 9 + 10 ऊपर आ गया और 7/5 नीचे आ गया। और यहाँ कहाँ पे आ गया 9 10 90 ओवर 6 इंटू 7/5, यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना। और 19, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 133 होता है ना। 7 9 देखो 7 9 63, 3 कैरी 6 और 7 7 और 7 और 3 प्लस किया तो 133 आ गया और 6 5 था नीचे क्या आ गया 30 आ गया, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। अब राइट हैंड साइड को जरा देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू क्या बच्चों 3/2, सी की वैल्यू क्या 7/5 प्लस बी की वैल्यू क्या बच्चों 5/3 और सी की वैल्यू क्या 7/5, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेरे से गलती होगी, मुझे अगले पेज पे कर लेना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये देखना 7 3 21 ओवर 5 2 10 प्लस 5 7 35 ओवर 3 5 15। अब देखो ये भी किसी कॉमन टेबल में जा रहे हैं ना, इसको पहले कॉमन टेबल में ले जाते हैं। 10 इंटू 15, 3 पे तो नहीं जा रहे 5 पे जा रहे हैं, 5 2 10 और 5 3 15, 2 1 2 और 3 एंड 3 1 3, तो 3 2 6 6 5 30। तो इसको भी इसको भी ऐसा बनाना है कि 30 का टेबल यहाँ पे बन जाए, इसको भी ऐसे बनाना है। तो 10 3 30 होता है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 15 को 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 21 3 चेक कर लो, 3 1 3 3 2 6 और 30 प्लस 35 को डबल करो 70 आ जाता है, 70/30, ठीक हो गया। तो नीचे क्या आ गया 30, ऊपर क्या आ गया 70 और 60, 70 और 60 30 और ये 3 प्लस किया तो 133। तो इसका भी आंसर 133 लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी आंसर 133 आ गया। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। तो पहले मैं एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। तो उम्मीद है मुझे कि आपको भी एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती होगी। सिंपल मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। चलिए आपको ए प्लस बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख लिया, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी राइट हैंड साइड में भी लिख दिया। सिर्फ फर्क क्या है ब्रैकेट्स का, इसके ऊपर पहले दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स आ जाती हैं और इसमें लास्ट दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स आ जाती है। मतलब है कि पहली दो को सॉल्व कर लो, तीसरी को प्लस कर लो, या बाद में दोनों को प्लस करके पहली को प्लस कर लो, आंसर इक्वल आना चाहिए। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इसकी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो पहले ए प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या बच्चों 4/, या इसको इकट्ठा ही लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, तो 4/3 प्लस 5/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो इक्वालिटी, तो ऑब्वियसली ये दोनों किसी कॉमन टेबल पे नहीं जा रहे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो अलहदा अलहदा इनको सेम कर लेते हैं। तो इसको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, और इधर भी 5 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, पता है ना नीचे वाली वर्ड जो टर्म्स उनको सेम करने के लिए उसके जो सामने वाले डिनोमिनेटर्स है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर वो कॉमन किसी टेबल पे जा रही हो तो पहले वो कॉमन टेबल बना के हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो उनको वो चीज बना लेते हैं। ठीक हो गया, 4 2s are 8 और 2 3s are 6 प्लस 5 3s are 15 ओवर 2 3s are 6 प्लस 7/4। ठीक हो गया, 6 बन गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 6 बन गया, 6 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 कितना हो गया 23 इंटू 7/4। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23/6 प्लस 7/4। अभी देखो ये कॉमन टेबल में जा रहे हैं ना, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ किन किन कॉमन टेबल्स में ये जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसको अगर यहाँ से चेक कर देता हूँ सर आपके लिए। तो ये देखो 6 इंटू 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 बच गया, और 2 1 जा 2। तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 4 को भी 12 बनाना है। तो ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जा 12, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 23 से, तो क्या आ गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसी तरह 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21 ओवर 4 3 जा 12 आ गया। तो ये सिंपल 46 को 21 में प्लस कर लो और 12 पे डिवाइड कर दो। तो 46 को 21 पे प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 67। देखो 6 और 1 7 और 4 और 2 67/12। ठीक हो गया, तो ये तो सिंपल था। तो इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और राइट हैंड साइड वैसे खुद करने की कोशिश करें सॉल्व। तो लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होती तो दोबारा आप वीडियो को यहीं से प्ले करें और आपके लिए मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया, पहले आप यहाँ से पॉज करें और कोशिश करें कि राइट हैंड साइड आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया, ए क्या है, ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या 7/4। तो बच्चों कॉमन टेबल में जा रहे हैं ना, तो किस कॉमन टेबल में जा रहे हैं चेक कर लेते हैं। 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये 4 बन रहा है, इधर 4 बना हुआ है तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, और इधर तो कुछ 4 तो पहले बना हुआ है तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। तो 4/3 प्लस 5 2 जा 10 ओवर 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4। ठीक हो गया, तो सिंपल इसको एडिशन करनी है, हमने एडिशन कर लेते हैं। तो नीचे क्या आ गया 4 आ गया, और 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 कितना होता है बच्चों 17, 17/4। क्योंकि अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट में खत्म कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो इसी के साथ
अब ये किसी टेबल में कॉमन नहीं ना जा रहा है, ये एक प्राइम नंबर और ये 2 का मल्टीपल है, तो ये किसी टेबल में कॉमन नहीं जा रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 4 जार 16 और 3 4 जार 12 प्लस 3 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जार 21, 1 कैरी 2 और 3 1 जार 3 और 2 5 51 ओवर 4 3 जार 12 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 12 नीचे एलसीएम कॉमन आ गया क्योंकि दोनों का सेम है, तो एलसीएम इकट्ठा करके आ गया, तो 16 प्लस 51, तो 16 में 51 प्लस करो तो 6 और 1 7 और 5 और 1 6, तो 67 ओवर 12। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर आ रहा था और राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए भी प्रूफ करते हैं क्योंकि उसने एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कहा है ना, तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए अगले स्टेप में प्रूफ करते हैं। तो इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे सिर्फ प्लस था, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो जहां जहां प्लस था वहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई लगा लिया। ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू बच्चों याद है ना, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 4/3 इंटू बी की वैल्यू बच्चों क्या थी, बी की वैल्यू थी 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या थी 7/4। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठे सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को भी इसी तरह लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड को भी इस तरह ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, बी की वैल्यू 5/7 है और ब्रैकेट क्लोज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 7/4 आ गया। ठीक हो गया। बी की वैल्यू अच्छा 5/2 है बच्चों, है ना, बी की वैल्यू 5/2 है, तो 4/3 बी की वैल्यू 5/2 7/4, ए की वैल्यू 4/3 बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। ठीक हो गया। तो क्या कहते हो, अलग अलग कर लेंगे कितने सोल्व कर लें, अलग अलग चलो कर लेते हैं। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे क्या आ गया 4/3 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक हो गया। तो ये देखो बच्चों ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा लो, तो 4/3 इंटू 5/7 जार 5/7 दा क्या होता है 35 और नीचे क्या आ गया 4/2 जार 8 आ गया। तो ब्रैकेट को खत्म कर लो, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 35/8 आ गया। ठीक है, 4/1 दा 4 4/2 जार 8। तो क्या 3 के टेबल में 35 आता है, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, तो 35 एज इट इज ऊपर लिख लो और नीचे क्या लिख लो 3/2 जार 6 लिख लो। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी बच्चों प्रूफ कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि वो आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, इकट्ठा लेके चल रहे हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड लेके चल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो ठीक है, 4 5 दा 20 और 2 3 जा 6, तो ब्रैकेट खत्म होगी और 7/4 आ गया। तो 4 1 दा 4 4 5 दा 20, 7 5 दा 35 और 6 1 दा 6। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये किसके लिए हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इस 0 इज अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। तो अगर आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों, और इसी तरह की वीडियोस मजीद देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे कि पहले भी बताता आ रहा हूँ हर लेक्चर में कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक, ड्राइव लिंक मिल जाएगा। आप आराम से उस ड्राइव लिंक में जाके उस जो हर लेक्चर है उसकी पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के बाद में उसके नोट्स वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, जिसे मैंने पहले भी बताया, ताकि आपका रिदम ना टूटे और आप सिर्फ यहाँ समझो और बाद में वीडियो को रोक रोक के ना देखो, सिर्फ बाद में उसको देख लो बाद में बैठ के। ठीक हो गया।
एक्सप्लेन करना है इसको। एक्सप्लेन क्या करना है, क्या जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है, मैं पहले ना रफली एक आपको चीज बता देता हूँ। ये ना एज अ रफ वर्ड इसको मैं ना कंसीडर करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे बॉक्स लगा दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ग्रेड से सिर्फ रफ वर्ड या फॉर्मूला लिखे जाता है। तो यहाँ मैं ना रफली इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और जहाँ पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। तो यानी नीचे जीरो नहीं आ सकता, ऊपर जीरो आ जाए कोई मसला नहीं है, नीचे जो मर्जी आ जाए कोई ठीक है, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऊपर जीरो आ सकता है, यस ऊपर जीरो आ सकता है। सो लिख लेते हैं, सो यस जीरो इज अ रैशनल नंबर एस। अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा वो थोड़ी डिजाइनिंग कर लेते हैं सेपरेटेशन के लिए। एस बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर which is rational number can be written as p over q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल देख लो कि जीरो कब रैशनल होगा, एग्जांपल्स में देख लो कि जब 0/12 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, 0/-4 हो जाएगा। तो ईटीसी ये सारी एग्जांपल्स हैं कि जीरो कब रैशनल नंबर होते हैं, कि जब जीरो डिनोमिनेटर में नहीं हो बल्कि न्यूमिनेटर में हो तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो कह रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी राइट करनी है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी राइट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा सम है। तो वैसे ये प्रॉपर्टी आपको पेज नंबर 8 में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी यहाँ पे ना राइट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टेट टू शॉर्ट मी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है, पेज नंबर 8 पे जाओ बच्चों। पेज नंबर 8 पे हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी रियल नंबर की। शॉर्ट में जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो कहती है फॉर, यहाँ पे जरा मैं फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल ए बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू रियल नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आइदर तीन प्रॉपर्टी वहां पे हो सकती है, आइदर ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, और ए बी से बड़ा हो सकता है, और ए बी से छोटा या बी ए से बड़ा हो सकता है ना, बी ए से बड़ा हो सकता है या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं ट्राइशॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इसी के साथ आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह करवा दिए और उसके बाद मैं ये पीछे आया। मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं, तो छोटे छोटे हैं लेकिन आपके लिए आसानी हो जाएगी, एक बार आपके प्रूफ्स ये गो थ्रू हो जाएंगे। तो अगर आप आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।